जी साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है मित्रों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इस पे विभिन्न क्लासें विभिन्न सब्जेक्ट की चल रही हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। सब्सक्राइब करने से देखिए क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता है। कभी काल नेटवर्क इशू से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो कैसी लग रही है इसको भी बताइए। ये जो चैनल है मित्रों, ये निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है। घनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए, सबको शिक्षित किया जाए। कोई पैसे के अभाव में अशिक्षित ना रहे, शिक्षित रहे सभी लोग। उनका एक ड्रीम है। एक गरीब मजदूर किसान का चैनल भी आप लोग कह सकते हैं, शोषित वंचितों का भी चैनल आप लोग कह सकते हैं, कि जो लोग पैसे के अभाव में महंगी महंगी संस्थानों में या विद्यालयों में अच्छी शिक्षा नहीं अडॉप्ट कर पाते या प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। ये और निःशुल्क इसका रहेगा। आने वाले दिन में प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी अच्छे ढंग से और मानक पुस्तकों से किया जाएगा मित्रों। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, देखिए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग जिसे हिंदी भाषा व्याकरण हिंदी भाषा का परिचय पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आर्य भाषा। जी हाँ मित्रों, आर्य भाषा कौन कौन सी? आर्य भाषा 3 भाषाओं में है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। मध्य में पाल, प्रकृत और अभ्रंश आते हैं। तो अभ्रंश जो है, हिंदी की उत्पत्ति पूछ लेता आप लोगों को एग्जामिनर कि हिंदी की आद्य जननी कौन सी भाषा है, हिंदी की जननी कौन सी भाषा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे थे। अगर हिंदी की आद्य जननी की बात करें तो मित्रों आप लोग समझ जाइए तुरंत कि संस्कृत की बात, संस्कृत माँ की बात कर रहा है। हिंदी भी माँ हम लोगों की है। तो अगर आदि जननी, तो जननी की बात करें तो अभ्रंश हो जाएगा। संस्कृत, पाल, प्रकृत, अभ्रंश, बीच में अवहट्ट। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, संस्कृत, इसे देववाणी भी कहते हैं ना, देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी, देवताओं द्वारा। संस्कृत से क्या आया? पाली, पाली भाषा आई। पाली से फिर इसका क्या विकास धीरे धीरे हुआ? पाली से प्राकृत हो गया। प्राकृत, जी हाँ साथियों, प्राकृत, संस्कृत, पाल, प्राकृत। इसके बाद क्या आया? अपभ्रंश। इसके बाद अपभ्रंश, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। ये पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे, लेकिन एक बार पुनः आप लोग इसको देख लीजिए। पाल, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। इसके बाद हिंदी का विकास हुआ। किसका हुआ? हिंदी का। जी हाँ साथियों, इसके बाद किसका हुआ? तो हिंदी का विकास हुआ। यहाँ देखिए संस्कृत है, धीरे धीरे संस्कृत से पाल, पाल से प्राकृत आया, प्राकृत फिर अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट। तो अवहट्ट जो है, इसको कुछ लोग विद्वान मित्रों अवहट्ट नाम देते हैं, कुछ लोग इसे अपभ्रंश भी कहते हैं। अपभ्रंश को कुछ अवहट्ट और कुछ अवहट्ट, कुछ अपभ्रंश कहते हैं। तो इसको कंफ्यूजन आप लोग मत लीजिएगा। ये अवहट्ट है। हिंदी की अगर आज जननी की बात करें तो यही हो जाएगा अपभ्रंश। हिंदी की जननी ये हो जाएगा, लेकिन आदि जननी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगी आपकी। आदि जननी अगर आदि लग गया तो संस्कृत हो जाएगा। तो हम लोग इसी टॉपिक को देख रहे थे। इसके बाद हम लोग देखे थे पाली कौन से लोग बोलते हैं, प्राकृत। पाली जो गौतम बुद्ध भगवान थे, उनकी जो जो उपदेश उन्होंने दिया था, धर्मोपदेश उन्होंने दिया था, पाली में दिया था, उनकी भाषा थी। अब प्राकृत की बात करें तो महावीर स्वामी जैन, आप लोग जानते हैं जैन धर्म के धर्मावलंबी जो महावीर स्वामी थे, इसी में उपदेश देते थे। इसके बाद अभ्रंश, अभ्रंश का अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ है। इसके बाद अभ्रंश के बाद अवहट्ट आया। अवहट्ट के बाद हिंदी का हमारा विकास हुआ। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हुआ। तो हम लोग आज देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा के रूप में हिंदी, जैसे संविधान में हिंदी का क्या स्थान है, हिंदी के किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है और किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को होने वाला यह है। व्याकरण की बहुत अच्छी क्लास है, सहज सरल भाषाओं में हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखिए कुछ पंक्तियों को देखिए जो मोटिवेशनल आपको लोग प्रेरित करेगा आपको पढ़ने के लिए। जिंदगी में हमने तो गुनाह बहुत किए हैं,
जिंदगी में तो हमने गुनाह बहुत किए हैं, पर सजा हमें वहां मिली जहां हम बेगुनाह थे। जी हाँ साथियों, इसी पंक्तियों के साथ आज का दिन के हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी मित्रों को राधे राधे। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद एक हेडिंग डाल लेते हैं ना, राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा के रूप में हिंदी। राज अरे राजभाषा किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। पूछ लेगा आपको एग्जाम, राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा के रूप में हिंदी। जी हाँ साथियों, राजभाषा के रूप में हिंदी। यहाँ हिंदी राजभाषा के रूप में हम लोग हिंदी की देखेंगे। राजभाषा का क्या अर्थ है? जो राजकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन इसे राष्ट्रभाषा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? राष्ट्रभाषा। ये राष्ट्रभाषा, जो कि गलत है, एकदम गलत है। समझ में आप लोगों को आ रहा है ना? ये राजभाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा कह सकते हैं इसको। राजकाज की भाषा। जी हाँ, आप लोग समझ में आ रहा? कोई समस्या हो, दिक्कत तो आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। आप बताइए, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? अगर कोई जान रहा है इसका उत्तर तो दे सकता है। राजभाषा, हाँ, राजकाज की भाषा, ठीक है, ना कि राष्ट्र की भाषा। ये गलत हो जाएगा आपको। ये या राज्य प्रशासन की भाषा कहते हैं। इसको जो संविधान में स्थान कब मिला है, कोई बता सकता है? 15 नहीं, 14 सितंबर। 14 सितंबर सन 1949 में। जी हाँ, 14 सितंबर सन 1949 में इसे संविधान में स्थान मिला कि ये राजभाषा है। 15 नहीं होगा, राजभाषा घोषित किया गया। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। और जिसके हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग ऐसे हर दिवस है, हिंदी दिवस है, विज्ञान दिवस है, चिकित्सा दिवस है, पर्यावरण दिवस है, तो हिंदी दिवस भी होगा कि नहीं? कब होगा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कोई अगर जान रहा है तो उसको बता सकता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जब 14 सितंबर है, 14 सितंबर में हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। तो ये हिंदी दिवस है। जी हाँ साथियों, अब हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। हिंदी दिवस और राजकाज की भाषा, संविधान में इसका स्थान क्या है। अब पहले जान लेते हैं राजभाषा का सामान्य अर्थ। इसका जो अर्थ क्या होगा, हम लोग अर्थ इसको देख लेते हैं। अर्थ इसका क्या होगा? ठीक, सो राजभाषा के अर्थ, राजभाषा का राजभाषा, इसका जो अर्थ है क्या होगा? इसका जो अर्थ है क्या होगा? राजकाज की भाषा। बहुत अच्छे, राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा है, यही राजभाषा साथियों, यही राजभाषा इसी को कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें, जो राज्य या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक होता है, सेवाएं होती हैं, उसी में उसको भी राजभाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं, पूछ लीजिएगा राजभाषा का क्या अर्थ है। राष्ट्र के संबंध में, राज्य के संबंध में, देश के संबंध में है। इस प्रकार एक जानवर आप लोगों से पूछ सकता है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक जानवर किसी तरह से आपसे पूछे, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन बनाए, आप लोगों को कोई संदेह, डाउट ना रहे। और आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये है। तो हम लोग देख लेते हैं, दूसरे शब्दों हम लोग क्या इसको कहेंगे, या राज्य। जी हाँ साथियों, राज्य या प्रशासन, राज्य या प्रशासन। जी हाँ साथियों, राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राज्य या प्रशासन, प्रशासन की भाषा को
राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बताइए, राजभाषा किसे? राजकाज की भाषा, राज या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राज या यही है, राज या प्रशासन की भाषा यही है, को भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, तब हम आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अच्छा समझ में आ रहा, तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसे हिंदी को संविधान में स्थान कब मिला, तो 14 सितंबर सन 1949 है। इसको भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग पूछ लेगा। संवैधानिक अधिकार कब मिला जीने का? संविधान में भी इसका अधिकार है ना, एक जीने का जैसे है मौलिक कर्तव्य है, उसी प्रकार हिंदी का विकास के लिए भी कुछ समितियां बनी, कुछ संगठन भी बने, तो ये भी है ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा, जी हाँ साथियों, 14 सितंबर, यहाँ देखिए 14 सितंबर 1949, जो 1949 हम लोग पढ़ते हैं ये गलत है, 1949। अगर हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? 1949, 14 सितंबर सन 1949 को, जी हाँ 14 सितंबर सन 1949 को संवैधानिक रूप से, किससे? संवैधानिक रूप से इसको मान्यता मिली, किसको? राजभाषा को। यहाँ संवैधानिक रूप से, यहाँ संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा का क्या मिला? दर्जा मिला। ये पूछ लेगा आपको एग्जाम में, राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो यही है 14 सितंबर सन 1949 को साथियों, सही आप लोग बता रहे हैं, 14 सितंबर सन 1949 को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जान लीजिए, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है साथियों, आगे हम लोग नोट करते हैं, इसी 14 सितंबर के आधार पर। 14 सितंबर किसी लिए? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जी हाँ, क्या करते हैं? 14 सितंबर के रूप में हम लोग, 14 सितंबर ही हिंदी दिवस है, या दूसरे शब्दों में कह सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या पूछ लेगा आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, जी हाँ 14 सितंबर, क्या हो जाए 14 सितंबर को, जी हाँ मित्रों, अभी पीछे आप लोग पढ़े हैं ना, 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बताइए आप लोग। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिला। जी हाँ साथियों, आगे हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? 26 जनवरी जो 14 सितंबर है, इसमें क्या लिख देते हैं पुनः एक बार हम, 14 सितंबर जो है, 14 सितंबर सन 1949 था ना, 49 ईस्वी, इसको 1949 ईस्वी कहते हैं हिंदी में। तो राजभाषा इसको घोषित किया गया, इसी सन में क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा
घोषित किया गया। ठीक, घोषित किया गया। अब 26 जनवरी, जी हाँ साथियों, जो 26 जनवरी है तो राजभाषा हो गया आपको। अब जो 26 जनवरी सन 1950 को संवैधानिक रूप से एक अधिकार मिल गया हिंदी को संविधान में। 26 जनवरी सन 1950 को हिंदी को एक अधिकार मिल गया, संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया गया। एक अधिकार मिल गया, हमें अथॉरिटी मिल गई। और हिंदी दिवस हम लोग देख लिए 14 सितंबर हो गया। आगे देखें 26 जनवरी, यहाँ हम लोग एक और पॉइंट डाल देते हैं। 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, परीक्षा में आप लोगों से पूछ लेगा संवैधानिक रूप से घोषित कब किया गया हिंदी को, तो 14 सितंबर। और 26 जनवरी सन 1950, 1950 ईस्वी को पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे 1950 पढ़ देते शॉर्टकट में। हिंदी को यहाँ भारत की, भारत देश है ना, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जिसे आप लोग कहते हैं, भारत को हिंदी, हिंदी को क्या, हाँ, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक क्या मिला, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मान्यता, एक अथॉरिटी मिल गई, मान्यता प्रदान की गई। आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रदान की गई। कब की गई, 26 जनवरी सन 1950 को। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, 26 जनवरी सन 1950 को। आप लोगों को एग्जामिनर पूछ लेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिए। कब की गई, 26 जनवरी सन 1950 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ऊपर लिखा है। और 14 सितंबर सन 19 को राजभाषा के रूप में राजभाषा क्या गया, 14 सितंबर सन 1949 राजभाषा घोषित किया गया। किसे, हिंदी को। यहाँ हिंदी समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी को घोषित किया गया। ठीक, हिंदी को राजभाषा घोषित किया, लेकिन अधिकार हमें नहीं मिला था। अधिकार जो है वो हमें नहीं मिला था। तो अधिकार कब मिला, 26 जनवरी सन 1950 को। देश तो हमारा आजाद हो गया था 15 अगस्त सन 1947 को, लेकिन संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को। एग्जाम आप लोगों को बजाने के लिए पूछ सकता है दिक्कत के लिए। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर कि हिंदी है किस लिपि में लिखी जाती है, इसकी कोई लिपि भी रही होगी, तो बिल्कुल है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोपन लिपि है, तो हिंदी की भी है ना, हिंदी की भी अपनी लिपि है, देवनागरी लिपि है। देवताओं द्वारा जो निर्मित की गई उसका अर्थ है देवनागरी लिपि। इसका विकास है ब्रह्मी लिपि से हुआ था। कौन सी लिपि, ब्रह्मी, जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित की गई थी, ब्रह्मी लिपि से हुआ था। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे। हिंदी, इसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में, लिपि में लिखी जाती है, लिखी जाती है। जी हाँ, किस लिपि में लिखी जाती है। तो उत्तर आपको लोगों का क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा, अगर उत्तर पूछे, प्रश्न हो गया एक जनरल, आप लोग प्रश्न ऐसे पूछे, लेकिन आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ, आंसर इसका क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए। हिंदी दाएं से बाएं लिखी जाती है कि दाएं से बाएं, कि या बाएं से दाएं, ये भी जानना जरूरी है। तो हिंदी जो है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। जी हाँ, क्या होगा, देवनागरी लिपि में। नागरी, यही है देवनागरी लिपि।
अरे अपने भाव अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता तो होगा ही, नहीं तो किससे हम प्रेषित कर पाएंगे। जैसे अगर का को हम लोग लिखना है तो इसका कोई मानक चिन्ह भी बना होगा, कैसे लिखेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे मौखिक का थोड़ा समझ में आएगा। तो इसीलिए इस लिपि का निर्माण हुआ का, ठीक, इस प्रकार। तो यही जो लिपि है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं हिंदी किस ओर से लिखी जाती है। जी हाँ साथियों, देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं देवनागरी, बहुत महत्वपूर्ण है देवनागरी लिपि लिपि भी पूछ लेगा, लिपि भी बाएं से दाएं, जी हाँ साथियों, बाएं से दाएं, बाएं से देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लिखी, यहाँ लिखी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आप लोगों का, इम्प इसको आप लोग कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती। देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ना, ये बायां हो गया, ये हिस्सा देखिए आप लोग, क्या ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे ना ऐसे, बाएं ओर से दाएं ओर, लेकिन उर्दू में क्या रहता है, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, इधर से इधर लिखा जाता है ना। तो ये इस प्रकार है, समझ में आ रहा आप लोगों को ना। आगे अब हम लोग देखेंगे कि संविधान में जैसे हिंदी का उल्लेख जैसे किस प्रकार हुआ है, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हिंदी का जो संविधान में है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता, कौन सा उसका पार्ट है, हिंदी के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है। ये आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं भारतीय संविधान में, क्या भारतीय, क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में, जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के भाग पूछ लेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से कितने के बीच, 351 में, इसमें आप लिख सकते हैं राजभाषा का उल्लेख है। किसका है, राजभाषा का, में राज्य, बहुत महत्वपूर्ण है, राजभाषा का क्या है, उल्लेख है। जी हाँ साथियों, उल्लेख है, किसका, राजभाषा का उल्लेख है। किसमें, भारतीय संविधान में भाग 17, बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 के जो बीच है, मेडुअल जो बीच में है, जो अनुच्छेद है भाग, उसी में हिंदी को राजभाषा के रूप में जो उल्लेख किया गया है, इसका विकास किस प्रकार, किस अनुच्छेद में, उसी का उसमें उल्लेख है, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को। अनुसूची 8 में, जी हाँ मित्रों, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख। आप लोगों को परीक्षा में पूछ लेगा कि बताइए अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 है, 23 है, 24 है, 26 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, अब परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, कोई भी परीक्षा उसमें हो।
पीजीटी के अलावा एसआई आरओ की भी परीक्षा, पीसीएस की भी परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी का। हिंदी का जो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आप लोगों के बीच चल रहा है, बस आप लोग सिर्फ ध्यान लगाकर पढ़िए। देखिए समझ में अगर नहीं आ रहा तो हम बताइए, आगे हम बढ़ते हैं। अभी बताइए आप, हिंदी का जो उल्लेख कितने भाषाओं में? भाग 17 है और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। ठीक, अच्छा है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग अब देखते हैं क्या, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। जी हाँ मित्रों, जो अनुसूची 8 है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। अनुसूची जो 8 है, अनुसूची, जी हाँ साथियों, अनुसूची जो 8 है, 8 जो ये है किससे संबंधित है? भाषा से। जी हाँ, भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। पूछ लेगा अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। किससे है? भाषा से ही। जो अनुसूची 8 है इस किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? जो अनुसूची 8 है, पूछ लेगा इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, बताइए। तो इसमें कितनी भाषाओं का है? इसमें, हाँ सही आप बता रहे हैं, 22 भाषाओं का। बहुत अच्छा, 22 भाषाओं का जो अनुसूची 8 है, इसमें इसमें कितनी भाषाओं का? इसमें 22 यहाँ भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब दिमाग में आएगा सर 22 भाषाएं कौन कौन सी होंगी, उसमें जानना होगा ना कौन कौन सी भाषाएं होंगी, उसको भी बताऊंगा। बस धैर्य रखिए, शांति बनाए रखिए। 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। जी हाँ साथियों, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है अनुसूची 8 में। ये भाषा से संबंधित है, लेकिन इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हम लोग देखें इसको, अगर कोई जान रहा बता सकता है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। हाँ, पहली संस्कृत आ जाएगी। बहुत अच्छा, संस्कृत के बाद कौन सी आएगी? अगर हम संस्कृत की बात करें तो हिंदी भी, और हिंदी, हाँ हिंदी भी आ जाएगी। उर्दू, हाँ उर्दू भी है। इसके बाद मलयालम भी है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, बोडो, मणिपुरी भी आप लोग कर सकते हैं ना। तो इसमें 22 भाषाओं, अगर कहें आप लोग तो लिखा दूं इसको मैं, 22 भाषाएं हैं। तो ठीक है, नोट करिए आप लोग, इसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, यहां हम लोग डाल लेते हैं 22 भाषाएं। ठीक, अब 22 भाषाएं कौन कौन सी होंगी? जैसे देखिए, संस्कृत, संस्कृत हो गया, और हिंदी। ठीक है, हिंदी हो जाए। हिंदी के बाद कौन सी आ जाएगी? जी हाँ, उर्दू। उर्दू के बाद मलयालम, मल मलयालम होगा ना। तो इसको यहाँ करिए, मल मलयालम या लम, मलयालम भी हो गया। आगे बताइए, तमिल, हाँ हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा? तमिल। और तेलुगु, हाँ तेलुगु, बिल्कुल तेलुगु भी है। तमिल, तमिल हो गया। तेलुगु, जी हाँ तेलुगु भी हो गया। इसके बाद उड़िया, उड़िया भी भाषा है ना। उड़िया के बाद असमिया, असमिया, असमिया भी हो गया बिल्कुल। बोडो, बोडो के बाद डोगरी हो जाएगा। हाँ डोगरी भी है।
डोगरी के बाद कश्मीरी भी हो जाएगा। जी, कश्मीरी। कश्मीरी के बाद गुजराती भी। गुजराती। गुजराती के बाद क्या आ जाएगा? नेपाली है, बिल्कुल है, नेपाली। नेपाली के बाद मणिपुरी भी है। मणिपुरी। समझ में आ रहा? 22 भाषाएं यही हैं, जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए कि मणिपुरी के बाद कोंकणी है। कोंकणी। कोंकणी के बाद सिंधी। जी हाँ साथियों, सिंधी के बाद क्या हो जाए? मैथिली। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। मिथिला देश, ये बिहार में बोली है उसे। अब विद्यापति इसके सबसे श्रेष्ठ कवि है मैथिली। मैथिली के बाद कन्नड़ है। कन्नड़। जी हाँ साथियों, कन्नड़। कन्नड़ के बाद संथाली। संथाली हो जाएगा। संथाली। जी हाँ साथियों, संथाली हो गया। संथाली के बाद कौन बच रहा? मराठी है। मराठी। मराठी के बाद क्या होगा? बंगला। बंगला के बाद पंजाबी एक बच रहा है ना आपका, पंजाबी। यहाँ पंजाबी लिख दीजिए। ठीक। अब गिनिए, कंटिन्यू करिए। 1 2 3 4 5 6। 6 हुआ ना? 1 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद 14 15 16 17। 17 के बाद 18 19। 19 हो गया। एक 20। 20 के बाद ये 21। 21 के बाद देखिए ये आपकी 22 भाषाएं इस प्रकार हो गई। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए आप लोग, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम। मलयालम के बाद तमिल, तेलुगु, उड़िया है। उड़िया के बाद असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी। यहाँ आप लोग हलंत भी कर सकते हैं। देखिए हलंत हम भूल गए हैं, इसको भी लगा सकते हैं आप लोग, अलग अलग है ना। बाकी तो अंडरलाइन हम कर दिए हैं। तो यही 22 भाषाएं हो गई मित्रों। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? राजभाषा की संवैधानिक स्थितियां। राजभाषा की संवैधानिक स्थितियां जो अगली क्लास आप लोगों की होगी। राजभाषा की संवैधानिक स्थितियों में हिंदी का विकास कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या है? एक राज्य दूसरे राज्य में किस भाषा से संवाद कर सकता है? अल्पसंख्यकों की भाषा क्या है? हिंदी के विकास के लिए कौन से संगठन, कौन सी समितियां गठित की गई, किसके दिशा निर्देश में की गई, कब की गई? इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आशा उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी और ये क्या होगी? फलदायक भी होगी आप लोगों को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी होगी। तो बस इसी पर हम लोग, अगर कोई समस्या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। ये चैनल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चैनल गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित का चैनल है, आपका चैनल है। आप लोग भी सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। उनका भी धन्यवाद है जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। जो ना किए उनका भी स्वागत बंधन इस चैनल पर है। आप लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं चैनल को, इस प्रकार आप लोग देते रहिए और अपनी परीक्षा और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।